नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जीव विज्ञान का पार्ट 4 लेकर आया हूं। इसके पहले मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 डाल चुका हूं। तो अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो पहले आप उनको देखें, उसके बाद आप पार्ट 4 को देखें। तो आज हम पार्ट 4 में बात करेंगे 100 क्वेश्चन पर। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि पहले मैं 100 क्वेश्चन की सीरीज लेके आ रहा था पूरी, लेकिन बीच में तबीयत ख़राब होने के कारण मैं 100 की कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो मैंने 2 सीरीज 50 क्वेश्चन की थी। अब ये थर्ड वीडियो है जो पार्ट 4 है, ये 100 क्वेश्चन का है आपका। क्लियर है? और सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप कोई भी वनडे एग्जाम देने जाए, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको 100% मिलते हैं। तो हाल ही में जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, अभी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का है, आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम है, और एनटीपीसी सीबीटी 2 भी आने वाला है। तो जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, एसएससी के एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, तो उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं कि क्या क्वेश्चन है। सबसे पहला 201 नंबर का क्वेश्चन है। इसके पहले मैं 200 क्वेश्चन तक की वीडियो डाल चुका हूं, तो आप उनको ज़रूर देख लें। पहला है, फलों के मीठे स्वाद का कारण है। तो फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है होता है? उनमें फ्रक्टोज पाया जाता है। क्लियर है? कौन सी शर्करा पाई जाती है? फ्रक्टोज शर्करा उसमें पाई जाती है, जिसके कारण वो मीठे होते हैं। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट 102 नंबर का, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो प्रोटीन का अनिवार्य घटक है नाइट्रोजन। प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है, याद रखना। क्लियर है? ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? प्रोटीन का होता है। अगला है, जंतु परागण का आशय क्या है? तो जंतु परागण का आशय क्या होता है? जंतुक द्वारा परागण। अगला क्वेश्चन है, कर्क्यू में किसके पृथक करने से या किससे पृथक किया जाता है? तो ये हल्दी से पृथक करके प्राप्त होता है आपको। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है आपका? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। रेटिना पर प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। अगला है, मानव नेत्र कार्य करता है। तो मानव नेत्र कैसे कार्य करता है? आपके उत्तल लेंस की तरह काम करता है। उत्तल लेंस कैसे काम करता है? जैसे आप किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका आकार उसकी वास्तविक चीज़ से छोटा दिखाई देता है। अवतल लेंस कैसे काम करता है? अवतल लेंस आप कटिंग करवाने जाते होंगे जैसे, तो वहाँ देखते हैं जो मिरर लगा होता है वो क्या होता है? अवतल लेंस। उसमें छोटा चेहरा बड़ा दिखता है आपको, छोटी चीज़ बड़ी दिखती है। उत्तल लेंस में बड़ी चीज़ छोटी दिखती है। क्लियर है? तो ये मानव नेत्र है जो वो उत्तल लेंस के जैसे काम करता है। अगला है, निकट दृष्टि दोष का कारण है। तो निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी का कम हो जाना। तो नेत्र लेंस का मोटा हो जाना और फोकस दूरी का कम हो जाना क्या होता है? निकट दृष्टि दोष का कारण हो जाता है। तो ये मैं सिर्फ आपको एमसीक्यू टेस्ट है, ये रैपिड फायर टेस्ट टाइप का है एक, जिससे आप 100% इनको एक बार देखेंगे तो आपको 50% से ज़्यादा तो आपको देखते ही साथ याद हो जाएंगी चीज़ें। और ये एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई पेपर देने जाएं तो एक बार रैपिड फायर को जरूर देख के जाएं, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है। तो ये किससे दूर किया जाता है? इसको हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष को। क्लियर है? ये उत्तल लेंस का प्रयोग करके इसको दूर किया जाता है। उत्तल लेंस का यूज करते हैं तो ये दूर हो जाती है दीर्घ दृष्टि दोष। इसको हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। अगला है, टॉक्सिन है। तो टॉक्सिन क्या है? एक आपका जहरीला पदार्थ है, याद रखना इसको, जहरीला पदार्थ होता है टॉक्सिन। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। तो मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन। इनको याद रखना। आपसे क्वेश्चन तीनों जगह से पूछता है। कभी आपसे सेल्सियस में पूछेगा, कभी आपसे फ़ारेनहाइट में, और कभी आपसे केल्विन में। तो जब आप जो चेक करवाने जाते हैं, जब जैसे आप लैब वगैरह में टेस्ट करवाते हैं, तो वहाँ जो आपको बुखार बताते हैं वो तो बताते हैं कि 99-100 डिग्री है, तो वो फ़ारेनहाइट में होता है। क्लियर है? वो किस चीज़ में बताते हैं आपको? फ़ारेनहाइट में बताते हैं। अगला है, स्तंभकंद, धनकंद, सल्ककंद तथा प्रकंद का उदाहरण। तो स्तंभकंद का उदाहरण क्या होता है आपका? आलू होता है। धनकंद का उदाहरण क्या होता है? बंडा और केसर।
शल्ककंद का उदाहरण क्या है? प्याज। और प्रकंद का उदाहरण क्या है आपका? अदरक और हल्दी। तो प्रकंद वाली याद रखना चीज़ें आपको, अदरक और हल्दी क्या होते हैं? प्रकंद का उदाहरण होते हैं। क्लियर है? और प्याज होती है आपकी शल्ककंद का, आलू होता है स्तंभकंद का। तो इनको आप याद रखें। अगला है अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग हैं। तो इन सब का जो खाने योग्य भाग है वो क्या है? फल भित्ति। फल भित्ति खाई जाती है इनकी। अगला है आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग। तो आम, पपीता और बेर का जो खाने योग्य भाग है वो क्या होता है? मध्य फल भित्ति। इनकी मध्य की जो फल भित्ति है उसको खाते हैं। अगला है मलेरिया रोग से प्रभावित अंग। तो मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा या तिल्ली बोलते हैं जिसको हम। तो मलेरिया रोग से यह अंग प्रभावित होता है। मलेरिया रोग का वाहक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में आया है क्वेश्चन। तो मलेरिया रोग का जो वाहक है वो कौन है? मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज ही क्यों है, नर क्यों नहीं है? क्योंकि मलेरिया रोग ब्लड, जब मच्छर क्या होता है कि एक इंसान को काटता है उसके बाद दूसरे इंसान को काटता है, तो वो वहाँ से मलेरिया का रोग एक दूसरे में ट्रांसफ़र करता है, या उसके मलेरिया के जो कीटाणु हैं उनको एक शरीर से दूसरे शरीर में मच्छर ट्रांसफ़र करता है। तो जो मच्छर इंसान को काटता है वो मादा मच्छर होता है, नर मच्छर इंसान को नहीं काटता। इसलिए मादा एनाफिलीज मच्छर रक्त का क्या करता है, जो कीटाणु होते हैं मलेरिया के उनको एक दूसरे में ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र करता है। तो याद रखना मादा एनाफिलीज मच्छर है जो वो मलेरिया रोग का वाहक होता है। अगला है प्लाज्मोडियम परजीवी है। प्लाज्मोडियम परजीवी क्या है? मलेरिया रोग का ये परजीवी ही प्लाज्मोडियम परजीवी है जो वो किसका है? मलेरिया रोग का। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, तो मलेरिया रोग है, इसको करेक्शन कर लेना, यहाँ पर मलेरिया है ये। अगला है पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं? यहाँ भी थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लें। पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं? ये परागण के द्वारा प्रजनन करते हैं। अगला है अंतः शोषण की प्रक्रिया में क्या निहित है? अंतः शोषण की प्रक्रिया में क्या निहित होता है आपका? अवशोषण। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है आपकी। क्लियर है? अगला है मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि है जो, उसी को मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। उस शरीर की सबसे छोटी भी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि है। तो तीनों क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक साथ हैं तीनों, कि सबसे पहले तो ये पाई कहाँ जाती है? मस्तिष्क में। इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। और शरीर की ये सबसे छोटी ग्रंथि है आपकी। अगला है जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? अरस्तु को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसको कहते हैं? हिप्पोक्रेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप एक बार जरूर देख लेंगे। सारे जिनके जो भी जनक हैं वहाँ से क्वेश्चन 100% आता है। तो जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु हैं, चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं हिप्पोक्रेट्स। अगला है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क एवं ट्रेविरेनस। लेमार्क फ्रांस से हैं और ट्रेविरेनस जर्मनी के हैं। अगला है अनुवांशिकी के जनक। तो ग्रेगरी जॉन मेंडल को कहा जाता है अनुवांशिकी का जनक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना। अगला है जीन अवस्थित होते हैं। तो जीन कहाँ पर अवस्थित होते हैं? आपके गुणसूत्रों में। क्लियर है? अगला है अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। तो अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है? क्रोमोसोम में होता है। अगला क्वेश्चन है किस रूप के पौधे से कोको तथा चॉकलेट प्राप्त होती है? तो किस रूप के पौधे से? एक झाड़ी टाइप का एक पौधा होता है, उसका पौधे का रूप होता है, तो उससे कोको और चॉकलेट प्राप्त होता है। अगला है बहुभ्रूणता का सर्वोच्च उदाहरण है। तो बहुभ्रूणता का सर्वोच्च उदाहरण क्या है? सिटूस। अगला है पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? तो पत्ता गोभी है वो खाद्य पदार्थों का संग्रह कहाँ करता है? पत्तियों में करता है। वो पत्तियों का एक कवच सा बना होता है पूरा, तो उसी में करता है। अगला है जठर रस में पाया जाता है। तो जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका HCl पाया जाता है, याद रखना।
ये जठर रस में पाया जाता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला है लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, तो कौन से होते हैं? कवक और शैवाल। लाइकेन में जो परस्पर सहजीवी हैं वो कौन से मौजूद होते हैं? कवक और शैवाल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइकेन वाला। अगला है डबोलकार द्वार कोशिका किसमें होती है? तो डबोलकार द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं? गेहूं में होती हैं। या डबल आकार की जो द्वार कोशिकाएं हैं वो किसमें होती हैं? गेहूं में होती हैं। अगला है गूदेदार थैलमस किस में खाने योग्य होता है? तो ये किस में होता है आपका? सेव में होता है। अगला है मनुष्य में पाचन प्रारंभ। मनुष्य में जो पाचन की प्रारंभ स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है? मुख से होती है। अब मुख में पाचन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। अगला है पचे भोजन का जो अवशोषण है वो कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है पचे भोजन का अवशोषण। अगला है रक्त समूह होते हैं। तो रक्त समूह ये 4 होते हैं आपके, ए बी और ओ। क्लियर है? और रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो रक्त समूह की खोज की थी लैंडस्टीनर ने। और सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ओ है। और सर्वग्राही ए बी है। सर्वदाता का मतलब होता है कि जो ब्लड ग्रुप सबको दिया जा सके। तो ओ ब्लड ग्रुप वाले सभी को ग्रुप मतलब ब्लड दे सकते हैं, और ए बी ब्लड ग्रुप वाले सर्वग्राही है मतलब सबसे ब्लड को ले सकते हैं। अगला है शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है शैवालों की कोशिका भित्ति। अगला है बैक्टीरिया या जीवाणु की खोज किसने की थी? लुईनहोक ने की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खोजें जितनी भी हैं आप उनको जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि वहाँ से अक्सर कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो क्या होता है? त्वचा होती है, हमारी स्किन होती है। अगला है ऊतकों का अध्ययन कहलाता है। तो ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। अगला है त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो अपनी स्किन की जो ऊपरी सतह होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। याद रखना इसको, क्या बोलते हैं उसको? एपिडर्मिस बोला जाता है त्वचा की ऊपरी सतह को। अगला है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं। कहाँ से करते हैं? ये फफूंदी से प्राप्त करते हैं इनको। अगला है पायरिया बीमारी है। तो ये पायरिया बीमारी आपके मसूड़ों की होती है या दांतों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है एनीमिया रोग होता है। तो एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? लोहे की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। अगला है आँखों का रेटिना कार्य करता है। तो आँखों का रेटिना कैसे कार्य करता है? कैमरे में फिल्म की तरह है। कैमरे में जो फिल्म होती है उसकी तरह आँखों का रेटिना आपका काम करता है। अगला है जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है? तो जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है? कैल्पिट्रोजन से जड़ आवरण है जो वो प्राप्त होता है। अगला है कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? तो पौधे और पशुओं को कृषि शास्त्र के अंतर्गत उन्नत किया जाता है। अगला है रक्त का अध्ययन कहलाता है। तो ब्लड के स्टडी को क्या बोलते हैं? हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी कहलाता है ब्लड का अध्ययन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है रक्त में पाई जाने वाली धातु है। तो रक्त में आयरन पाया जाता है आपका लोहा। क्लियर है? रक्त में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। अगला है ब्लड बैंक कहलाता है। तो ब्लड बैंक क्या कहलाता है आपका? प्लीहा को ब्लड बैंक कहते हैं। अगला है प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है। तो प्लेटलेट्स की जो मृत्यु होती है वो कहाँ होती है आपकी? प्लीहा में ही होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन, ये बहुत बार एग्जाम में आए क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला है रक्त में थक्का बनने में सहायक है। तो रक्त में थक्का बनने में क्या सहायक होते हैं आपके? प्लेटलेट्स ही सहायक होते हैं। अगला है पदार्थ की चौथी अवस्था है। 3 अवस्थाएं आपने देखी हैं, ठोस, द्रव और गैस। चौथी अवस्था किसको बोला गया है? प्लाज्मा को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 5वीं अवस्था भी आप याद रखना, बोस आइंस्टाइन 5वीं अवस्था मानी गई है। तो ये 4 अवस्थाएं तो आपने सुनी होंगी शायद, 5वीं अवस्था भी आप याद रखें, बोस आइंस्टाइन। पहली ठोस, द्रव, गैस 3 है नॉर्मल,
उसके बाद प्लाज्मा को चौथी अवस्था कहा गया है और पांचवी कहा गया है बोस आइंस्टाइन को। क्लियर है। अगला है रक्त में कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त में प्लाज्मा का 60% भाग होता है। अगला है रुधिर का तरल भाग होता है। तो प्लाज्मा के कारण रुधिर क्या होता है? तरल भाग में होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन। तो कौन सा विटामिन होता है आपका? विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। अगला है सॉलिड वेस्ट को और किस नाम से जाना जाता है? तो स्लज के नाम से सॉलिड वेस्ट को जाना जाता है। क्लियर है। किस नाम से जाना जाता है? स्लज के। अगला है एस्परजिलस के लैंगिक जनन अंग कौन से हैं? तो एस्परजिलस के जो लैंगिक जनन अंग है वो कौन से हैं? पुधानी और एस्कोधानी। इनको याद रखना, पुधानी और एस्कोधानी क्या है? इनके लैंगिक जनन अंग होते हैं। अगला है प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है? मतलब जो ऑक्सीजन आती है वो कहाँ से आती है? पानी से। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन आती है वो पानी के द्वारा आती है। अगला है पौधों में जाइलम की उपस्थिति से क्या होता है? तो पौधों में जो जाइलम होता है वो किसका वहन करता है? जल का। जाइलम आपका जल को पौधों के अन्य हिस्सों में पहुंचाने का काम करता है और भोजन को पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम। तो इनको याद रखना दोनों को कि पौधों के विभिन्न भागों में जल को कौन सा चीज़ पहुंचाती है? जाइलम, और भोजन को फ्लोएम। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है? तो प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम प्रभावी प्रकाश कौन सा है? हरा प्रकाश। हरे रंग का जो प्रकाश है वो सबसे कम प्रभावी होता है। अगला है मेंडल ने अपनी प्रयोग के लिए किसका चयन किया था? तो मेंडल ने जो प्रयोग किया था वो किसका चयन किया था? मटर के पौधों का। मटर के पौधों का चयन किया था अपने प्रयोग के लिए, अपनी टेस्ट के लिए। अगला है अनुवांशिकी के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा था। किसने कहा था? वाटसन ने, वाटसन ने कहा था अनुवांशिकी के विज्ञान को अनुवांशिकी या जेनेटिक्स। क्लियर है। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्लोरोफिल में क्या होता है? तो क्लोरोफिल में क्या होता है आपका? मैग्नीशियम पाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम होता है आपका क्लोरोफिल में। अगला है मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। तो कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? विटामिन सी। क्योंकि विटामिन बी और सी दो ऐसे हैं जो जल में घुलनशील हैं। तो विटामिन सी होता है वो क्या होता है? मानव मूत्र से उत्सर्जित होता है। अगला क्वेश्चन है मूत्र का रंग पीला होता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग पीला होता है? यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में कितने होते हैं? 4 होते हैं। बाएं आलिंद, दाएं आलिंद, बाएं निलय और दाएं निलय। ये 4 प्रकार के आपके प्रकोष्ठ होते हैं मनुष्य के शरीर में। अगला है मेढक के हृदय में कितने होते हैं? 3 भाग होते हैं या 3 प्रकोष्ठ होते हैं मेढक के हृदय में। अगला है मनुष्य के शरीर प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। तो मनुष्य के शरीर में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में तत्व पाया जाता है वो कौन सा है? ऑक्सीजन पाया जाता है। इसको याद रखना। अगला है मनुष्य के शरीर में जल होता है। तो कितना होता है ये? 65 से 80% के लगभग मनुष्य के शरीर में जल पाया जाता है। अगला है मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होता है। तो मानव शरीर में जो जल की मात्रा है वो शरीर के भार का 10% होती है। क्लियर है। कितनी होती है? 10% होती है। अगला क्वेश्चन है मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो मानव शरीर का जो सामान्य रक्तदाब है वो कितना होता है? 80 से 120। अगला है मानव का सामान्य रक्त शुगर या शर्करा स्तर कितना होता है? तो शुगर का स्तर कितना होना चाहिए मानव में? 80 से 90 के आसपास। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है अरक्तता किसकी कमी के कारण होती है? अरक्तता किसकी कमी के कारण होती है? फोलिक एसिड के कारण। फोलिक एसिड की कमी के कारण अरक्तता होती है। अगला क्वेश्चन है मानव रुधिर, इंसान का जो ब्लड है उसका पीएच मान कितना होता है? तो पीएच मान होता है 7.4। ये क्षारीय होता है मानव शरीर का जो रक्त होता है।
तो क्षारीय है तो पीएच मान 7 से ऊपर होगा, और अम्लीय है तो पीएच मान 7 से कम होता है। अगला है डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया। तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कार्नबर्ग ने। अगला क्वेश्चन है डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं। क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? डीएनए का कौन सा भाग है जो रिएक्शन करता है, क्रिया करता है, उसको कहते हैं हम जीन। अगला है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। किसने बनाया था डबल हेलिक्स मॉडल? वाटसन और क्रिक ने। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? हरिगोविंद खुराना ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है। तो जब कोई बच्चा खो जाता है या बच्चे को उसके माँ बाप से चेक करना होता है कि कौन सा माँ बाप है बच्चे का, या टेस्ट करना होता है, तो उनको डीएनए और फिंगरप्रिंट के द्वारा टेस्ट किया जाता है। डीएनए और फिंगरप्रिंट के टेस्ट के द्वारा पैतृकता सिद्ध की जाती है। अगला है पुरुष व स्त्री में जीन संगठन होता है। तो पुरुष में कौन सा जीन का संगठन होता है? XY का, और स्त्री में होते हैं XX का। पुरुष में अलग होते हैं, XY होते हैं, और इसमें XX होते हैं। क्लियर है? एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है, मतलब कोई लड़का जब जन्म लेता है तो भ्रूण है जैसे, तो वो लड़का कब हो सकता है? जब पिता से कौन से क्रोमोसोम पाए? 22+22, 22+22। तो ये 22 का होना जरूरी है यहाँ पर, तभी वो लड़का, मतलब जो जन्म लेगा बच्चा, वो क्या होगा? लड़का होगा। अगला है बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। तो पिता के गुणसूत्र के कारण बच्चे का लिंग निर्धारण होता है XY द्वारा। क्लियर है? अगला है ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो हृदय की जो जांच होती है उसकी वो लाइनिंग टाइप की बनी आती है ऐसे ऐसे, वो क्या बोलते हैं? उसको हम ईसीजी बोलते हैं। तो ये हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। अगला है मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं। तो अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहा जाता है? इस्कीमिया कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? इस्कीमिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? तो प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा होता है रक्त में? हेपेरिन। हेपेरिन होता है प्रतिस्कंदन पदार्थ जो ब्लड को जमने नहीं देता। हेपेरिन की उपस्थिति के कारण रक्त जम नहीं पाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें आप। अगला है कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं। कणिकाओं के बिना जो रक्त का तरल भाग बचता है उसको क्या कहा जाता है? सीरम कहते हैं। अगला है रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है। तो जो ब्लड कैंसर होता है उसको क्या बोलते हैं? ल्यूकीमिया कहा जाता है। ल्यूकीमिया याद रखना, ब्लड कैंसर को क्या कहते हैं? ल्यूकीमिया कहा जाता है। अगला है दिल की फुसफुसाहट से क्या पता चलता है? तो इससे क्या पता चलता है? दोषपूर्ण कपाट या बॉल्व जो होते हैं, दोषपूर्ण कपाटों का पता चलता है दिल की फुसफुसाहट के कारण। अगला है मानव रुधिर में मौजूद शर्करा की अधिकतम मात्रा होती है। तो मानव जो रुधिर होता है उसमें मौजूद शर्करा की अधिक मात्रा किसकी होती है? ग्लूकोज अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला है मधुमेह के रोगियों को मधुकरण कारक के रूप में दिए जाने वाले एक उत्पाद का नाम एस्पार्ट्स है। यह किस वर्ग से संबंधित है? तो एस्पार्ट्स होता है जो वो किस वर्ग से होता है? एल्कोलाइड्स के वर्ग से संबंधित है आपका। अगला क्वेश्चन है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो किसको कहते हैं? लाइसोसोम। लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है लाइसोसोम की खोज किसने की थी? DW ने 1949 में। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं, और आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को। तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों के नाम अलग हैं, एक लाइसोसोम है और एक राइबोसोम। तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को, और आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को। क्लियर है? अगला है प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? जहाँ इसकी थैली होती है। तो कहाँ होता है ये? राइबोसोम में होता है, क्योंकि प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है उसको। तो संश्लेषण भी इसका राइबोसोम में होता है। अगला है रुधिर है। तो रुधिर क्या है? एक आपका संयोजी ऊतक होता है। क्लियर है?
कौन सा ऊतक होता है आपका? संयोजी ऊतक होता है रुधिर। तो ये थे आज के टॉप 100 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप अगर कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से ज़रूर मिलेंगे। तो अगर आपने इसके पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको आप ज़रूर देखें। 200 क्वेश्चन उन 3 पार्टों में दे चुका हूँ आपको, और एक 100 क्वेश्चन का ये थर्ड पार्ट है। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं इस चैनल पर तो आप वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे ऐसी ही और अच्छी अच्छी वीडियो आपको आगे आने वाले समय में मिलेंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।